टीम की ओर से स्वागत करते हैं और आज आपके साथ हमारे 3 एक्सपर्ट्स जो जुड़ेंगे वो हैं बुलंदशहर से फिरोज खान, नितिन पांडे श्रावस्ती से और अंकित श्रीवास्तव श्रावस्ती से। आज का जो टॉपिक है वो है पावर पॉइंट। तो आज आप हमारे सभी साथी जो 3 साथी हैं उनके थ्रू जानेंगे कि पावर पॉइंट क्या है और पावर पॉइंट के थ्रू आप कैसे अच्छी से अच्छी वीडियोस एनिमेशंस के साथ बना सकते हैं और अपने एजुकेशन को मिशन प्रेरणा के तहत आजकल बहुत जो सुचारू रूप से चालू करने के लिए स्कूल में बहुत सी चीजें अप्लाई करी जा रही हैं, तो आप कैसे उनको बना सकते हैं और छोटे छोटे कंटेंट्स को कैसे आप ऑनलाइन बना कर अपने छात्रों को उससे फायदा दिला सकते हैं, इसके लिए आप आज हमारे 3 एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी नितिन पांडे जी को श्रावस्ती से, वो आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो स्वागत है सर, और साथ ही स्वागत है हमारे दोनों साथियों का। धन्यवाद। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, स्क्रीन इज नॉट देयर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, शेयर हो रही है? यस सर, नाउ स्क्रीन इज देयर, यू मे स्टार्ट। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप के आज 8वें दिन आज हम लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 के बारे में। इस सत्र में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बेसिक्स, ऑपरेशंस और उसके फीचर्स के बारे में। मैं नितिन पांडे श्रावस्ती से, अपने सहयोगी फिरोज खान बुलंदशहर और अंकित श्रीवास्तव श्रावस्ती से और पूरी एससीईआरटी की टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और आगे बढ़ता हूं। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण शुरू करने से पहले हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम क्या सीखेंगे, उसके उपरांत उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, उसके प्रतिफल क्या क्या होंगे, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। इस ट्रेनिंग के उपरांत आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नए इंटरफेस और एलिमेंट से परिचित हो जाएंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विभिन्न फॉर्मेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मल्टीमीडिया के साथ कार्य करना सीख जाएंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना सीख जाएंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का प्रयोग करना सीख जाएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कंटेंट या ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन के साथ कार्य करना सीख जाएंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के विभिन्न प्रकार के विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या एमएस पावर पॉइंट है क्या। इसे पावर पॉइंट भी कहा जाता है। ये एमएस ऑफिस का एक पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। ये वर्ड की तरह, एक्सेल की तरह ही होता है, परंतु ये उन दोनों से अलग प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। इसमें हम प्रेजेंटेशन को या स्लाइड्स पे अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। स्लाइड्स फॉर्मेट की मदद से प्रस्तुत करते हैं।
स्लाइड्स में हम सूचनाओं को टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट या मल्टीमीडिया के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम ऑफिस में, क्लासरूम में, सेमिनार में या वेबिनार में आवश्यक रूप से अपनी प्रस्तुति देने के लिए करते हैं। इस एप्लीकेशन में ग्राफिक्स एवं फॉर्मेटिक क्षमताओं का भी विस्तार किया गया है। प्रेजेंटेशन में चित्र, वीडियोज, एनिमेशन, टेक्स्ट तथा चार्ट का उपयोग कर सकते हैं और अपनी एक आकर्षक प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात आती है, बार बार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि स्लाइड्स तो स्लाइड्स होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि स्लाइड्स आखिर है क्या, क्योंकि सारा कार्य तो हमको स्लाइड्स पे ही करना है। तो जिस प्रकार एमएस वर्ड में पेज होता है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, उसी प्रकार पावर पॉइंट में स्लाइड्स होते हैं जिस पर हम अपने डेटा को, ऑब्जेक्ट को डालकर काम करते हैं। ये हमारी एक वर्कशीट की तरह होती है। बहुत सारी स्लाइड को मिलाकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में कैसे ओपन किया जाता है, हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं या स्टार्ट कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, जहां पे कॉर्नर पे एक साइड विंडो के कॉर्नर पे एक छोटी सी बटन होती है या टैब होता है, उसके बगल में एक सर्च बॉक्स होता है, उसमें हम सिंपली टाइप कर देते हैं पावर पॉइंट। जैसे हम पावर पॉइंट लिखते हैं, इंटर मारते हैं या सर्च बॉक्स ऑप्शन पे सर्च करते हैं, तो हमारे पास पावर पॉइंट का एक इंटरफेस खुल के आ जाता है। इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास कई प्रकार के लेआउट दिखने लगते हैं। उस लेआउट में हम ब्लैंक लेआउट ले सकते हैं या अपने मन मुताबिक जो भी लेआउट हमको पसंद होता है, जिस पर हमको कार्य करना होता है, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर पे उसका एक एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा और एक ब्लैंक शीट खुल के आ जाएगी। हम उस पे अपना कार्य कर सकते हैं, अपने डेटा को डालकर, अपने ऑब्जेक्ट्स को डालकर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पर कैसे कार्य किया जाता है, इसके लेआउट में क्या क्या टैब्स होते हैं, कौन कौन से रिबन होते हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, हम इस पर कार्य कैसे करेंगे, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक इंटरफेस खुल के आ गया। अब इंटरफेस खुल के आ गया तो हम उसमें सारी चीजें तो जानते नहीं है, अभी हमको उस पर वर्क करना है, अपने स्लाइड पे वर्क करना है। तो हम ये जान ले सबसे पहले कि इसके मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, किसको क्या कहते हैं और किसका क्या क्या काम होता है। इससे हमको कार्य करने में बहुत सी आसानी हो जाएगी। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, कब किसका प्रयोग करना है, ये सब चीजें हम लोग जान लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी विशेषताएं भी जान लेते हैं कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में इसका सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके द्वारा हम एमएस पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट्स पर एनिमेशन लगाने की सुविधा भी ये प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट पर वीडियो और ऑडियो आसानी से चला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं अन्य कोई सॉफ्टवेयर में नहीं मिल पाता है। आप हर स्लाइड पर अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लेआउट आपको पीपीटी में प्रदान किए जाते हैं या इसमें इनबिल्ट होते हैं। आप अपने मनमांछित जो भी लेआउट पसंद हो उस पे आप कार्य कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। अब हमारे पास एमएस पावर पॉइंट की एक स्लाइड ओपन हो गई है, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा, दिख रहा होगा। इसको निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार, आपको दिख रहा होगा कि क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद आता है टाइटल बार। अब टाइटल बार होता क्या है, जो हम अपने फाइल का नाम देते हैं वो टाइटल में लिख के आ जाता है। जैसे मैंने अपने फाइल का नाम दिया प्रेजेंटेशन 3, तो इसका नाम ऊपर टाइटल बार में आपको शो हो रहा होगा, प्रेजेंटेशन 3 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बाद मेनू बार। अब मेनू बार में क्या क्या चीजें होती हैं, फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन होता है, ट्रांजिशंस होते हैं, एनिमेशंस होते हैं, स्लाइड शो होते हैं,
रिव्यू होते हैं और व्यू होते हैं। इसके बाद आता है रिबन। रिबन जो होता है वो अपने मेनू बार के नीचे आता है और हर मेनू के अंदर उसके अलग अलग रिबन प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसके जरिए से ये टूल्स भी होते हैं जिसके जरिए से हम अपने स्लाइड पर वर्क करते हैं। और जो हमारी वर्कशीट होती है उसे हम स्लाइड कहते हैं। स्लाइड्स में हम जो भी वर्क करेंगे, जो भी डेटा को इंसर्ट करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे, ये सारी सुविधाएं हम स्लाइड्स में ही प्राप्त कर पाते हैं। बगल में आपको दिख रहा है स्टेटस बार, नीचे आपको दिख रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम क्या होता है, स्टेटस बार में हमारे नंबर ऑफ स्लाइड्स, कौन सी स्लाइड्स खुली हैं, कौन सी स्लाइड्स पे हम करंट में हैं, कितनी टोटल स्लाइड है, ये सब दिखा करती हैं। इसी में आगे आता है लैंग्वेज। स्टेटस बार में ही दिखता है हमको लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि हम जिस लैंग्वेज पे काम करते हैं वो लैंग्वेज हमको शो होती रहती है। यहाँ पे हम नोट्स भी दिख रहा है, नोट्स भी डाल सकते हैं, कमेंट, जूम इन, जूम आउट और इसको फिट टू विंडो। इस प्रकार से स्टेटस बार में कई सारे फीचर्स दिए हुए हैं। और लेफ्ट साइड में हमको दिख रहा है थंबनेल व्यूअर। थंबनेल व्यूअर होता क्या है? थंबनेल व्यूअर जो होता है वो कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है उसमें, बस ये होता है कि ये स्मॉल प्रीव्यू होता है। स्मॉल प्रीव्यू में मतलब एक साथ जितनी स्लाइडें हमारे पास होती हैं वो छोटे छोटे भागों में हमको दिखाई पड़ती हैं और यहाँ से हम इमीडिएटली किसी भी स्लाइड पर जा सकते हैं। बस मान लीजिए हमारे पास 10 स्लाइडें हैं, हमको नंबर 1 पे काम कर रहे थे, हमको 10वीं स्लाइड पे जाना है, तो हम सिंपली 10 नंबर की स्लाइड पर क्लिक करते हैं और हम डायरेक्ट वहीं पहुंच जाते हैं। तो हमारे इंटरफेस में दिखाई देने लगता है कि हम 10वीं स्लाइड पर पहुंच गए हैं। ये थंबनेल व्यूअर होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसके जो मुख्य भाग हैं अब उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने अभी बताया हमारे इंटरफेस में दिख रहा था टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार, मेनू बार, रिबन, ऑफिस बटन या फाइल्स। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये होता क्या क्या है और कैसे वर्क करता है। सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार हमारा जो होता है वो MS पावर पॉइंट के विंडो का सबसे ऊपर का भाग होता है। इस पर फाइल का नाम लिखा होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे प्रेजेंटेशन 3, तो वो जो भी हम फाइल का नाम देते हैं वो ऊपर टाइटल बार में हमारा लिख के आ जाता है। हम उस अपनी फाइल को कोई टाइटल दे देते हैं। इस साथ में इसके दाईं तरफ 5 बटन होते हैं, जिसमें से पहला बटन हेल्प के लिए, दूसरा बटन इसी विंडो के एक हिस्से जिसे रिबन को दिखाने और छिपाने के लिए होता है। इसके बाद वाला बटन कॉमन विंडो बटन होता है, यानी ये हर विंडो में होता है जो विंडो को क्लोज करने, मिनिमाइज करने और रिसाइज करने में काम आते हैं। और अंतिम बटन क्लोज कमांड होता है। इसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूलबार। बाईं ओर एक और छोटा सा हिस्सा होता है जिसे क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। इसमें बहुत सारे बटन होते हैं और जिन्हें हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है मेनू बार। मेनू बार क्या होता है? यह टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। मेनू बार जो हमारा होता है वो टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू आदि। अब रिबन क्या होते हैं? MS पावर पॉइंट का वो हिस्सा जिस पर ओपन किए गए मेनू के अंदर सारे टूल्स दिखाई देते हैं। यह ठीक मेनू बार के नीचे होता है। इसमें फाइल मेनू को छोड़कर सारे मेनू के टूल्स दिखाई देते हैं। ऑफिस बटन या फाइल बटन। ऑफिस बटन माइक्रो ऑफिस के पुराने वर्जन में हुआ करता था, लेकिन आजकल इसकी जगह फाइल नाम के बटन ने ले ली है, जो
इसी तरह ही काम करती है। इसमें हम कुछ बेसिक्स फीचर्स जैसे फाइल को सेव करना, प्रिंट करना, ओपन करना, क्लोज करना, सेव एज करना, इस तरीके से फीचर्स हमको इसमें मिल जाते हैं। अब टेस्ट एरिया या स्लाइड्स, अभी हमने आपको पहले ही बताया था जब हमारा इंटरफेस ओपन था, तो उसमें टेस्ट एरिया या स्लाइड क्या होता है। ये पावर पॉइंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। स्लाइड्स में हमें क्या दिखाना है, क्या लिखना है, क्या इंसर्ट करना है, किस पर एनिमेशन लगाना है, कैसे ट्रांजिशन शो करना है, ये सब जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं ये हम इसी पर करते हैं। स्क्रॉल बार क्या होते हैं, इसकी मदद से हम स्लाइड्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्क्रॉल कर पाते हैं, ऊपर नीचे कर पाते हैं या दाएं बाएं कर पाते हैं। स्टेटस बार और जूम स्लाइडर, स्टेटस बार में करंट स्लाइड नंबर शो होते हैं, ठीक है, जिस पे हम जिस भी स्लाइड्स पे वर्क कर रहे हैं वो हमारे नीचे स्टेटस बार में शो करेगा कि हम किस स्लाइड पर हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी हैं। इसमें ही दाईं ओर एक और फीचर्स होता है जिसे हम जूम स्लाइडर कहते हैं। जूम स्लाइडर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड्स को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। थंबनेल व्यूअर, थंबनेल व्यूअर के बारे में हमने चर्चा की है। यह टेक्स्ट एरिया या स्लाइड के दाईं तरफ का हिस्सा होता है। इसमें हम दूसरे स्लाइड्स के थंबनेल दिखाई देते हैं जिस पर हम क्लिक करने से आसानी से उस स्लाइड्स पर पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने इंटरफेस के हर एक मुख्य भाग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कौन सा फाइल या कौन सा टैब या कौन सा टूल्स हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं और इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी हमने बताया कि हमारे सबसे जो स्लाइड्स में सबसे ऊपर हमारे इंटरफेस में सबसे ऊपर जो हमारे टूल्स दिखाई देते हैं वो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। जैसे इसमें फाइल आपने देखा, होम आपने देखा, इंसर्ट टैब आपने देखा, इसमें इसके ऊपर क्विक एक्सेस बार आपने देखा, क्विक एक्सेस टूल बार, और इसी में आपको दिखाई दे रहा है कि सेव एज कैसे करेंगे, फाइल को सेव कैसे करेंगे, या इसमें अंडू कैसे करेंगे, जिस पर हम जिस स्लाइड पर काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या हम जो है अपनी वांछित इच्छाएं या हमारी जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं वो हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइल्स पे। ऊपर बाईं तरफ कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा कि एक पी टाइप लिखा हुआ कुछ हमको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है जो फाइल के ऊपर जस्ट ऊपर है उसमें दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे ही हम अपना कर्सर ले जाते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगता है जिसमें रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये हमारे कुछ टूल्स ओपन हो जाते हैं। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट बगल में दाईं तरफ आप देखेंगे तो सेव का ऑप्शन दिख रहा है। आप जब भी कोई वर्क करते हैं तो अचानक से क्या होता है कि हमारे पास लाइट चली जाती है, आपके पास पावर बैकअप नहीं रहता है, तो हमारे फाइल में जो भी हमने कार्य किया है तो हमारा लैपटॉप या सिस्टम बंद होने के कगार पे जब पहुंच जाता है तो उस समय हमारा डेटा लॉस हो जाता है, हम उसको बाद में रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी हमने एक स्लाइड पे काम किया तो कंट्रोल यस मार दिया या हमने सेव के बटन पे जाके क्लिक कर दिया, तो जो भी हमने काम किया है जिस पर स्लाइड्स पर, तो हमारा डेटा वहां पर सुरक्षित हो जाता है। अब चाहे हमारे पास बैकअप रहे या ना रहे, हम जब भी ओपन करेंगे तो हम उतना कार्य जितना हमने सेव किया था वो हमारे उस फाइल में सेव रहेगा। अब मान लीजिए हमने कोई स्लाइड्स लगाई, हमको कुछ हमने एनिमेशन लगाया, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, या कुछ हमने अपने स्लाइड्स पे कुछ लिखा, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छी है या नहीं है, हमको बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस बटन का प्रयोग करेंगे, अंडू मूव ऑब्जेक्ट, कंट्रोल जेड मार देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पिछले वाले वर्क पे पहुंच जाएंगे। हम मान लीजिए हमने लिखा SCRT लखनऊ यूपी, अब हम चाह रहे थे कि SCRT लखनऊ तब यूपी हो, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड मार देंगे, हम फिर से लिख लेंगे। या हमने लिखा था SCRT यूपी लखनऊ
हमको नहीं समझ में आया, आपको पुराना वाला समझ में आ रहा है कि एससीईआरटी लखनऊ यूपी, तो हम कंट्रोल जेड मार देंगे तो हम वहीं पर पहुंच जाएंगे इस प्रकार से। और इसके जस्ट दाईं तरफ एक छोटा सा बटन और दिख रहा होगा आपको, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अब ये एक प्ले का बटन है। जैसे हम अपने स्लाइड्स को, एक स्लाइड पे मान लीजिए हमने काम किया या 10 स्लाइड पे हमने मान लीजिए काम किया, अब हम चाह रहे हैं कि हमारा देखें कि हमारा प्रीव्यू किस प्रकार आता है। हम अभी प्रेजेंट नहीं करेंगे लेकिन हम देखेंगे कि हमारा किस प्रकार से दिख रहा है और हम शुरू से देखना चाहते हैं। तो इस स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग से हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन तैयार होगा वो नंबर 1 स्लाइड से शुरू होकर नंबर 10 तक जैसे आप क्लिक करते चले जाएंगे आपको लास्ट तक लेके पहुंचा देगा। तो ये बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, शुरुआत से ही स्टार्ट कर देता है। अब आप नीचे देखिए, जो हमको दिखाई दे रहा था स्टेटस बार, स्टेटस बार में एक तरफ लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे नीचे दिखाई दे रहा था नंबर ऑफ स्लाइड्स, आप किस स्लाइड्स पे हैं और कितनी स्लाइड आपके पास टोटल है। अब इसके बाद में आपके पास आता है नोट्स। नोट्स में आप देखेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप मान लीजिए हम नोट्स बना लेते हैं, हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं किसी चीज की, तो उसमें टाइप करके हम लिख सकते हैं। एससीईआरटी लिखा, अब एससीईआरटी का नोट्स हमने बना लिया, एससीईआरटी लखनऊ यूपी में निशातगंज के पास स्थित है, इसमें इतनी ऑफिसें हैं, इसमें डायट भी है, ये चीजें हम नोट्स बना के रख लेते हैं। अब इसके जस्ट बगल में आता है कमेंट। अब जैसे ही हम कमेंट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो कमेंट बॉक्स के लिए होता क्या है कि मान लीजिए हमने शार्ट में केवल एससीईआरटी कहीं पर लिख लिया, अब हमने कमेंट बॉक्स में उसको सेलेक्ट करके हमने डाला कि हम एससीईआरटी का पूरा एड्रेस लिख लें कमेंट बॉक्स में। अब जैसे ही हम अपने स्लाइड्स पे एससीईआरटी पे क्लिक करेंगे तो हमारा कमेंट बॉक्स खुल के आ जाएगा और हमको शो होने लगा। हम कभी भूलेंगे नहीं कि हाँ इसका ये एड्रेस था या हमारे ये अधिकारी का नाम था, हमारे एससीईआरटी ऑफिस में इस तरीके के डायट यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर मतलब हम कुछ भी कमेंट जो भी हमको लगे वो कमेंट हम यहाँ पर डाल सकते हैं इस प्रकार से। और स्टेटस बार में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है नॉर्मल व्यू का, नॉर्मल व्यू। इसके बाद आता है स्लाइड सॉर्टर, हम यहाँ से स्लाइड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है रीडिंग व्यू, हम अपने स्लाइड्स जैसे ही रीडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड्स एकदम जैसे किताब की तरह, अखबार की तरह हो जाएगी कि हम उसको पढ़ने के लायक हमारा हो जाएगा, प्ले करने के लायक नहीं रहेगा। उस समय हमारे पास रीडिंग व्यू की तरह एक स्लाइड्स हमारी बन जाएंगी। इसके बाद में आता है स्लाइड शो। अब स्लाइड शो पे जब हम क्लिक करेंगे तो जिस स्लाइड पर हम काम कर रहे हैं वो स्लाइड हमारा शो हो जाएगा। करंट में जिस स्लाइड पे हम वर्क कर रहे होंगे वो स्लाइड हमारा शो कर रहा होगा। इसके फायदे ये हैं कि जैसे हम किसी स्लाइड पे कोई एनिमेशन, कोई मीडिया इंसर्ट किए, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए, तो हम तुरंत देखना चाह रहे हैं कि हमारा ये वाला स्लाइड क्या है, कैसे दिखता है, हमको हमने प्ले कर लिया, हमको दिखने लगा। अब जूम इन, इसके बाद में आता है जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट में क्या करते हैं, हम अपने स्लाइड को जूम कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। और इसके बाद में आता है लास्ट में फिट स्लाइड टू करंट विंडो। हम अपने विंडो के अकॉर्डिंग फिट करने के लिए अपनी स्लाइड को इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा विंडो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक टैब के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा कौन सा टैब में क्या क्या टूल्स हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं होम मेन्यू। होम मेन्यू में हमारे पास क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। होम टैब को 6 ग्रुप में हमने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग तथा एडिटिंग। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग क्लिपबोर्ड पे। क्लिपबोर्ड क्या होता है, ऑफिस के अन्य प्रोग्राम की तरह ही पावर पॉइंट का क्लिपबोर्ड भी एक अस्थायी स्टोरेज होता है। आपके द्वारा कॉपी या कट किया हुआ डेटा सेव रहता है जब तक आप इसको कहीं अन्य जगह पर पेस्ट नहीं करते हैं। ये हमारा क्लिपबोर्ड होता है और क्लिपबोर्ड इसी प्रकार से वर्ड में भी काम करता है और एक्सेल में भी काम करता है। अब कट, कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है ये आप सभी लोग परिचित हैं इससे, फिर भी हम आपको बताते चलें कि आप किसी भी शब्द, समूह, पैराग्राफ,
या पिक्चर को हटाना चाहते हैं या उसका इस्तेमाल दूसरी जगह करना चाहते हैं तो इन कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अब फॉर्मेट पेंटिंग, इसी में आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड में। फॉर्मेट पेंटर क्या होते हैं? यदि आप किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को किसी अन्य टेक्स्ट पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर के द्वारा कर सकते हैं। जो ये सारे टूल्स हम लोग बता रहे हैं, इन सब टूल्स का प्रयोग अभी हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाने वाले हैं, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हम टोटली बेसिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि हमारा हर टाइम हमारे हर टूल्स क्या क्या कार्य करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा जो ग्रुप होता है स्लाइड्स का। स्लाइड्स क्या है? न्यू स्लाइड्स, लेआउट और सेक्शन। इनको 3 भागों में बांटा गया है, सब सेक्शन सब ग्रुप्स में बांटा गया है हमारे स्लाइड्स वाले ग्रुप को। अब इसमें न्यू स्लाइड्स क्या होता है? जैसे अपने प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, वैसे आपके पास एक नया स्लाइड ओपन हो जाएगा। भाई हमारा जब पेज भर जाता है तो हम दूसरे पेज पे जाते हैं। उसी प्रकार जब हमारा स्लाइड्स पर वर्क एक स्लाइड्स पर वर्क पूरा हो जाता है तो हमको नए स्लाइड्स की आवश्यकता पड़ती है, तो हम यहाँ से नई न्यू स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे तो हमको नया स्लाइड मिल जाएगा। लेआउट। अब लेआउट क्या होता है? इसका उपयोग हम अपने स्लाइड के लेआउट को बदलने में करते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के लेआउट का चुनाव भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें इनबिल्ट हैं। हम जो भी चाहें वो हम अपने हिसाब से लेआउट का प्रयोग कर सकते हैं। अब सेक्शन क्या होता है? इसकी सहायता से हम स्लाइड्स को सेक्शन में बांट सकते हैं। हम जितने भी सेक्शन में डिवाइड करना चाहें अपनी स्लाइड्स को, उसमें हम उतने स्लाइड में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि न्यू स्लाइड्स ऐड करने के लिए, लेआउट को बदलने के लिए तथा रीसेट के द्वारा किसी स्लाइड्स में की गई फॉर्मेटिंग, स्लाइड्स पोजीशन, साइड आदि को रीसेट मतलब डिफॉल्ट कर दिया जाता है। फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग तथा एडिटिंग के बारे में एमएस सेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड सेक्शन में अंकित सर द्वारा बहुत ही बखूबी तरीके से बताया गया है। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग के बारे में, इसके बारे में अंकित सर द्वारा बहुत ज्यादा चर्चा की गई थी, बहुत अच्छी तरीके से उस पर चर्चा की गई थी। तो समय न जाया करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट मेनू पर, जिसे कहते हैं इंसर्ट मेनू। अब इंसर्ट मेनू में आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ऊपर में आपको ये कुछ रिबन दिखाई देंगे इस प्रकार से। इसको हमने कई ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से ग्रुप में हमने डिवाइड किया है? स्लाइड्स, न्यू स्लाइड आपको दिख रहा होगा, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल तथा मीडिया। इन सब को हमने ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। इसकी सहायता से होता क्या है? इंसर्ट सेक्शन में होता क्या है कि इस सेक्शन में टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, कमेंट, टेक्स्ट तथा सिंबल को इंसर्ट करना भी अंकित सर ने बताया है, हमें लग रहा है वर्ड सेक्शन में, लेकिन इसमें हम चर्चा कर लेंगे मीडिया सेक्शन की। मीडिया सेक्शन में हम ज्यादा, चूंकि हम स्लाइड्स में अपने मीडिया सेक्शन पर ही ज्यादा काम करते हैं, इसमें हम एनिमेशन लगाना, पिक्चर ऐड करना, तो ये सारी चीजें हम, और वॉइस ओवर करना किसी भी अपने ऑब्जेक्ट्स पर, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि इसी से हमारा प्रेजेंटेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। इंसर्टिंग मीडिया। इंसर्ट मीडिया की सहायता से आप वीडियो, ऑडियो की किसी भी फाइल को ऑनलाइन या अपने कंप्यूटर से फाइल ऐड कर सकते हैं तथा मीडिया में ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर उपलब्ध है, जिसकी सहायता से आप अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
एनिमेटेड क्लिप आर्ट्स भी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। ऑडियो में हम पहले से रिकॉर्डेड या सेव ऑडियो को स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं तथा करंट स्लाइड या शुरुआत से ही अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सहायता से हम अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और चर्चा करते हैं डिजाइन मेनू पर। डिजाइन मेनू आपको इस प्रकार से एक लेआउट, एक इंटरफेस दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि डिजाइन मेनू में विभिन्न प्रकार के थीम्स दिए गए हैं, पहले से दिए गए हैं। इसकी सहायता से आप अपने स्लाइड्स के लेआउट को आकर्षक बना सकते हैं तथा अपने मनपसंद के वेरिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस ग्रुप का इस्तेमाल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अलग अलग थीम्स का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अपनी पसंद के अनुसार आप किसी भी थीम्स का प्रयोग स्लाइड में कर सकते हैं तथा वेरिएंट की सहायता से थीम्स का कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, बैकग्राउंड, स्टाइल अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हमको, कौन कौन से स्लाइड्स के लेआउट या थीम्स चाहिए। विभिन्न प्रकार के लेआउट्स या थीम्स हमको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने मन वांछित जो भी चाहें उस प्रकार से थीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब थीम्स के वेरिएंट को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट्स को, उसके कलर को, उसके बैकग्राउंड स्टाइल को, उसके इफेक्ट्स में आप उसकी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, उसके कलर्स को ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप ग्रुप 2 के वेरिएंट्स में थीम के लेआउट्स को आप चेंज कर सकते हैं और अपने मनवांछित जो भी आपको पसंद हो उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं डिजाइन मेनू के बारे में। थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि हमारा डिजाइन मेनू में क्या क्या चीजें अन्य ग्रुप्स में क्या क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं डिजाइन मेनू में। अब ग्रुप 3 में आपको दिख रहा है कस्टमाइज। अब जैसे आपने अभी देखा था कि हमारा डिजाइन मेनू का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था। इसके बाद ग्रुप 3 में हमारा आया कस्टमाइज को हमने क्या किया है, दो भागों में डिवाइड कर लिया है, एक स्लाइड साइज और दूसरा फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब जैसे ही हम स्लाइड साइज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, जिसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 4:3। इसके बाद वाइड स्क्रीन। इसके बाद जैसे ही अब और हम ये दोनों जैसे स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन को सेलेक्ट कर सकते हैं तो हमारा जो स्लाइड साइज होगा वो अपने आप रिसाइज हो जाएगा जिस पर आप चाहते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम इन दोनों में से किसी को नहीं चाहते हैं, हम अपने हिसाब से अपनी स्लाइड को रखना चाहते हैं भाई। अब अपने हिसाब से रखने के लिए तो हमको कस्टम स्लाइड साइज का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही हम उस पर यूज करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, उसकी विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं, उसके हाइट कितना रखना चाह रहे हैं और नंबर ऑफ स्लाइड्स कितने हम बनाना चाह रहे हैं, हमारी स्लाइड्स किस फॉर्म में हो, किस ओरिएंटेशन में हो, पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो, हमारे जो नोट्स, हैंडआउट या आउटलाइन हो वो किस साइज में हो, किस लेआउट में हो, किस प्रकार से हमको दिखे, पोर्ट्रेट में दिखे या लैंडस्केप में दिखे। तो ये हमारे पास फीचर्स इसमें कस्टमाइज ग्रुप 3 में हमको मिल जाते हैं। अब जो भी हमको चाहिए उस प्रकार से हम अपना लगा देते हैं, अपने आप सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो पावर पॉइंट है ये हमें पूरी छूट देता है अपनी प्रकार से कार्य करने के लिए उस पेज पर। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या होता है? फॉर्मेट बैकग्राउंड में हम स्लाइड्स की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं तथा उसके ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसका उपयोग स्लाइड में वाटरमार्क का प्रयोग करने के लिए भी किया जाता है। फॉर्मेट पिक्चर शेप में इफेक्ट, साइज, कलर आदि को भी बदला जा सकता है।
अब जैसे आपको इंटरफेस में दिख रहा है कि फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जैसे ही हमने क्लिक किया, आपके पास कई ऑप्शन दिखाई देने लगे। फिल के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप क्या फिल करना चाहते हैं, किस तरीके से उसका बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट, पिक्चर, तो जिस प्रकार से जो भी आप रखना चाहते हैं उस प्रकार से आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई टू ऑल करना चाहते हैं, एक पे करना चाहते हैं, ये सारे फीचर्स आपको उस बैकग्राउंड में दिखेंगे। अब आपने मान लीजिए SCERT का लोगो लगाया, अब आप चाह रहे हैं नहीं ये हमको बहुत लाइट दिखे, इसकी ट्रांसपेरेंसी हम 10% चाहते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी पे जाके उस पे आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, और जैसे आप ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे उसकी विजिबिलिटी लो या हाई हो जाएगी। तो अपने हिसाब से आप इसके बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। फिर आगे आता है हमारे पास ऑप्शन क्या, फॉर्मेट पिक्चर। जो हमारे पास पिक्चर दिए हुए हैं, या हमने टेक्स्ट बॉक्स कोई ले लिया, या हमने कोई पिक्चर ऐड कर लिया अपने स्लाइड्स में, उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी है जानकारी। कि हमारे पास कई फीचर्स पहले से दिए हुए हैं। इसमें इनबिल्ट फीचर दिए हुए हैं कि शैडो, आप उसके अगल बगल शैडो दिखाना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं, उसके ग्लो दिखाना चाहते हैं, उसके एज को सॉफ्ट करना चाहते हैं, या 3D फॉर्मेट में चाहते हैं, या 3D रोटेशन में चाहते हैं, या आर्टिस्टिक इफेक्ट में चाहते हैं। आप इफेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं, तो जो भी आपको चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब फॉर्मेट पिक्चर में एक और ऑप्शन आता है कि आप उसके साइज को, पोजीशन को, टेक्स्ट बॉक्स को, आप उसके प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। यहाँ से पिक्चर के प्रॉपर्टीज को आप इस तरीके से बदल सकते हैं। अब फिर फॉर्मेट पिक्चर में ही एक और ऑप्शन आता है कि पिक्चर करेक्शन का, पिक्चर कलर का और क्रॉप करने का। तो आप उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहते हैं कि भाई एक पिक्चर हमने लगाया, हमारे बगल में एक दोस्त भी खड़ा है, हम उसको नहीं चाहते हैं, हम उसको क्रॉप कर लेंगे, उसको छोटा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। उसके कलर हम ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे। नहीं हम कलर चाहते हैं, हम ओरिजिनल कलर चाहते हैं, हम उस तरीके से सेट कर लेंगे। तो ये डिजाइन मेनू में ये सारे फीचर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। और इस पर हम जब अभी प्रैक्टिकल सेशन जब हमारा चलेगा तो सारी चीजें हम करके भी दिखाएंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी और समझने में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला जो मेनू आता है वो आता है ट्रांजिशंस मेनू। ट्रांजिशंस मेनू क्या होते हैं, प्रत्येक स्लाइड के बीच में एक विशेष इफेक्ट दिखाई देता है, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। स्लाइड ट्रांजिशन की सहायता से प्रत्येक स्लाइड आकर्षक दिखाई देती है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक पहला ग्रुप जो हमारा है वो प्रीव्यू का है, दूसरा ग्रुप है हमारा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड्स का, और तीसरा ग्रुप है हमारा टाइमिंग का। अब वांछित स्लाइड का चयन करें, जिस स्लाइड्स पर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है उस स्लाइड का आप पहले चयन करें। मान लीजिए हमारे पास 10 से 12 स्लाइडें हैं, हम पहले स्लाइड पे कुछ और ट्रांजिशंस लगाना चाहते हैं, 9 नंबर पे कुछ और लगाना चाहते हैं, 10 नंबर पे कुछ और लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड मेकअप करेंगे कि हम किस स्लाइड पे क्या लगाना चाहते हैं, उस तरीके से हम ट्रांजिशन पे वर्क करेंगे। अब जैसे आपको ट्रांजिशन जिस पर आपको लगाना है, फिर चयनित स्लाइड पर क्या करेंगे, इसे लागू करने के लिए विभिन्न ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा होगा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इस ग्रुप में आपको विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशंस दिख रहे होंगे। अब आप हर स्लाइड पर विभिन्न ट्रांजिशन लगा सकते हैं। योम सभी स्लाइड्स पर एक ही ट्रांजिशन लागू करने के लिए टाइमिंग ग्रुप में अप्लाई टू ऑल का प्रयोग कर सकते हैं तथा इसका रिव्यू देख सकते हैं कि हमें जो ट्रांजिशन लगाया है अपनी स्लाइड पर वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। अगर अच्छा इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, हमें नहीं पसंद आया, हम बदल देंगे फिर से। अब लगाए गए ट्रांजिशन की सहायता में की स्थिति में बदलाव भी इफेक्ट ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं कि ट्रांजिशन किस डायरेक्शन से शुरू हो। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन जो हमने लगाया है दाएं से आए कि
बाएं से आए कि ऊपर से आए कि नीचे से आए कि मिडिल से शुरुआत हो, या जिस प्रकार से हम उसके डायरेक्शन को चाहें उस प्रकार से बदल सकते हैं। ये हमें खुली छूट देता है इस पर किसी भी स्लाइड्स पर वर्क करने के लिए, किसी भी ट्रांजिशन को अपने हिसाब से अप्लाई करने के लिए, अप्लाई टू ऑल करने के लिए पूरी तरीके से छूट देता है। ट्रांजिशन को तेज या धीमा करने के लिए या कितने देर तक ट्रांजिशन को रखना है, इसके लिए टाइमिंग ग्रुप की सहायता से टाइमिंग ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। तथा ट्रांजिशन में कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं तो आप साउंड सेक्शन की सहायता से ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमने एक ट्रांजिशन लगाया अपने स्लाइड में, पुश या फेड का, स्प्लिट का, रिवील का, रैंडम बार्स का, शेप का या कट का, अब हमने अप्लाई कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये ट्रांजिशन है ये 5 सेकंड या 3 सेकंड के लिए चले, हमने टाइमिंग सेट कर दी। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये तो केवल ट्रांजिशन ही शो कर रहा है, हम इसमें कुछ साउंड भी ऐड करेंगे। हम चाहते हैं इसमें धमाके की आवाज आए, गोले की आवाज आए, हम चाहते हैं इसमें बंदूक दगने की आवाज आए, या हम चाहते हैं इसमें बांसुरी की आवाज आए, हम चाहते हैं कि इसमें कड़कड़ाहट की आवाज आए। तो इस जो भी आवाज आपको चाहिए, आप जो भी आप साउंड डालना चाहते हैं आप उसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है आप उस प्रकार के साउंड को भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्ले करेंगे या प्रीव्यू करेंगे तो आपको वो ट्रांजिशन तो दिखाई ही देगा, साथ में आपको साउंड भी सुनाई देगा उतने सेकंड के लिए, और आपको जैसे ही आपका टाइमिंग पूरा होगा आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचा देगा। तो ये फीचर्स हैं ट्रांजिशन मेनू के। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि एनिमेशन मेनू। अब हम अपने स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट पर या अपने डेटा पर या अपने पिक्चर्स पर किस प्रकार से एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, कहीं पर भी अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए हम इसी की सहायता से अपनी स्लाइड्स को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं, कितना प्रभावशाली बना सकते हैं, या देखने में कितना सुंदर हो, कितने इफेक्ट्स हों, किस प्रकार से हम एनिमेशन पे कार्य करते हैं, ये सारे फीचर्स हमारे एनिमेशन मेनू में प्राप्त होते हैं। इसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रीव्यू, दूसरा एनिमेशन, तीसरा एडवांस एनिमेशन और चौथा टाइमिंग। तो प्रीव्यू सेम एज ट्रांजिशन मेनू की तरह ही है। ग्रुप 3 जो हमारा आता है एडवांस एनिमेशन, और ग्रुप 4 जो हमारा टाइमिंग। तो टाइमिंग वाला जो ग्रुप 4 है वो भी हमारा ट्रांजिशन मेनू की तरह ही वर्क करता है, जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया। अब इसमें बात कर लेते हैं ग्रुप 2 की, एनिमेशन। अब जैसे ट्रांजिशन मेनू में हमारे पास स्लाइड्स के ट्रांजिशन थे, ठीक उसी प्रकार हमारे ग्रुप 2 में एनिमेशन मेनू में हमारे पास जो एनिमेशन वाला ग्रुप है उसमें हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स पर, किसी टेक्स्ट पर, किसी पिक्चर्स पर, किसी शेप पर, किसी क्लिप आर्ट्स पर हम एनिमेशन लगा सकते हैं। अब अगर हमें स्लाइड्स में किसी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, शेप, क्लिप आर्ट्स या पिक्चर आदि में एनिमेशन करना है तो पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे तथा एनिमेशन पैन में जाकर विभिन्न प्रकार के एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के एनिमेशन यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे अपीयर, फैट, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, शेप। और जब इसको और ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। अभी हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में ये करके भी दिखाने वाले हैं। अब जैसे ही हम एनिमेशन पैन में इसको सेट करेंगे तथा इफेक्ट ऑप्शन के द्वारा, इसके बगल में आपको इफेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, उसके द्वारा एनिमेशन के इफेक्ट को भी बदला जा सकता है कि एनिमेशन किस डायरेक्शन में लगा है, तथा इस प्रकार के लगाए गए एनिमेशन का प्रीव्यू भी
कर सकते हैं। सेम जैसे हम ट्रांजिशन मेनू में अपने डायरेक्शन को बदलते थे कि दाएं से आए, बाएं से आए, बीच से आए, लेफ्ट से आए, राइट, जो भी आप चाहते हैं उस तरीके से आप इफेक्ट डायरेक्शन भी डाल सकते हैं। अब एडवांस एनिमेशन आ गया हमारे पास। एडवांस एनिमेशन के द्वारा हम लगाए गए नॉर्मल एनिमेशन में बदलाव कर सकते हैं कि वो कब शुरू हो, कितनी देर तक रहेगा, उस पर इफेक्ट कैसा रहेगा, तथा टाइमिंग ग्रुप की सहायता से इसमें हम टाइमिंग ड्यूरेशन अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कि स्टार्ट कब होगा, कितने डिले तक रहेगा। इस प्रकार से हम अपने अनुसार किसी भी स्लाइड पर एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं और उसको अपने प्रेजेंटेशन में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं स्लाइड शो मेन्यू। अब स्लाइड शो मेन्यू क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप जैसे ही स्लाइड शो मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के टूल्स ओपन हो जाते हैं, इसके रिबन्स ओपन हो जाते हैं और जब हमको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लगता है अपने पावर पॉइंट के लेआउट पर, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके टूल्स क्या क्या हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा टूल्स हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। अब सबसे पहले आता है स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो में मुख्य 3 कमांड होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम बिगिनिंग। आपको दिख रहा होगा फ्रॉम बिगिनिंग। इससे हमारा स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से शुरू होता है। इससे हमारा स्लाइड शो फर्स्ट नंबर से शुरू हो जाता है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा स्लाइड नंबर 1 से शुरू हो जाता है। हमारे पास चाहे जितनी स्लाइडें हो, 10 स्लाइड हो, 20 स्लाइड हो, लेकिन शुरू कैसे होगा, 1 से ही होगा। जो हमारा स्टार्टअप है वहां से होगा। अब इसके बाद आता है जस्ट बगल में दाईं तरफ आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉम करंट स्लाइड। अब यह इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा ये होगा कि इस कमांड के द्वारा स्लाइड शो वहां से शुरू होगा जहां पर हम करंट में वर्क कर रहे हैं। जिस स्लाइड पर हम करंट में वर्क कर रहे हैं ये वहां पर ओपन हो जाएगा। इसका एक फीचर्स, एक बटन और दिया होता है, अभी हमने आपको बताया था स्टेटस बार में। जूम इन जूम आउट के जस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहां पर भी ये फीचर्स मौजूद है। जैसे हम स्टेटस बार के उस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा करंट स्लाइड प्ले होने लगेगा या शो होने लगेगा। अब फिर इसके बाद आता है आपके पास कस्टम स्लाइड शो। आप देख रहे होंगे कि आपको कस्टम स्लाइड शो दिखाई दे रहा है। अब इसकी सहायता से हम अपने अनुसार स्लाइड शो कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्लाइड नहीं दिखानी है तो हम उसे हाइड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दो जगह आपको एक प्रेजेंटेशन आपने बनाया, मैटर आपका सेम है, लेकिन एक दो स्लाइड इधर उधर है। एक स्लाइड कुछ इस प्रकार है, आपको मान लीजिए कि आपको एक प्रेजेंटेशन अपने स्कूल का SCRT में और एक डाइट में देना है। आपने दो डिफरेंट प्रेजेंटेशन ना बना के एक ही प्रेजेंटेशन में बना लिया, अपना प्रेजेंटेशन बना लिया। अब आपने 2 स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि ये वाली स्लाइड को ऐड करके हम डाइट में दिखाएंगे और 2 स्लाइड एक्स्ट्रा और बनाए कि ये वाला और हम ऐड करके SCRT में दिखाएंगे। तो कस्टम स्लाइड शो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस खुल के दिखाई देगा जिसमें स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 हम क्या कहां पे दिखाना चाहते हैं। हम मान लीजिए SCRT में स्लाइड नंबर 2 और 3 नहीं दिखाना चाहते हैं, हमने उसको हाइड कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास एक ही प्रेजेंटेशन में हमको बार बार मतलब दूसरी उसकी फाइल नहीं बनानी है, दूसरा
हमको कॉपी करके दूसरा कुछ नहीं बनाना। हम क्या करेंगे, एक ही प्रेजेंटेशन में दोनों जगह की चीजें हमने बना ली और अपने अनुसार जो हमको दिखाना है उस प्रकार से हमने सेट कर लिया। कौन सी स्लाइड हमको एससीईआरटी में दिखानी है, कौन सी स्लाइड हमको डाइट में दिखानी है, या कौन सी स्लाइड हमको स्कूल में दिखानी है अपने। तो इस तरीके से हम यहाँ से कस्टमाइज स्लाइड शो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेटअप ग्रुप की तरफ। अब सेटअप ग्रुप में आपको दिख रहा होगा, इसमें 5 कमांड होते हैं। नंबर 1 सेटअप स्लाइड शो। अब ये एडवांस सेटअप स्लाइड शो के जरिए से एडवांस सेटिंग की जाती है। अब स्लाइड हाइड भी कर सकते हैं, दूसरा कमांड हमारा है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमको स्लाइड को नहीं दिखाना है उस पर हम हाइड कमांड का यूज करके क्लिक कर देंगे, वो हमको नहीं दिखेगा। इसके बाद में आता है रिकॉर्ड स्लाइड शो। अब रिकॉर्ड स्लाइड शो में हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्लाइड के लिए वॉइस रिकॉर्ड भी किया जाता है। इसके बाद आता है रिहर्स टाइमिंग। इसके द्वारा स्लाइड शो का रिहर्सल किया जाता है तथा स्लाइड शो टाइम को देखा जा सकता है। इसके बाद आता है यूज टाइमिंग। इसका उपयोग करके रिहर्सल टाइमिंग का समय ही स्लाइड शो में ऐड किया जाता है। अगर आप इसका उपयोग या प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसे अनचेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं स्लाइड शो मेन्यू में। हमारे पास कई कमांड्स दिए होते हैं, इस पर हम क्लिक करके अपने अनुसार सेट कर लेते हैं कि हमारे स्लाइड्स में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब स्टार्ट स्लाइड शो, थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं इस पर कि ग्रुप जो हमारा स्टार्ट स्लाइड शो होता है, ग्रुप में उपलब्ध कमांड के द्वारा स्लाइड शो को नियंत्रण किया जाता है। इस ग्रुप में मुख्य रूप से 3 कमांड होती है। पहली फ्रॉम बिगिनिंग कमांड के द्वारा स्लाइड शो पहली स्लाइड से शुरू होता है, जैसा हमने आपको अभी बताया। दूसरी कमांड क्या होती है, करंट स्लाइड के कमांड के द्वारा क्या करते हैं हम, स्लाइड शो उस स्लाइड से शुरू होता है जिस पर हम वर्तमान में या करंट में कार्य कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सेम जो हमारा अगला ग्रुप होता है वो सेटअप का है। सेटअप के द्वारा क्या करते हैं हम, स्लाइड शो को सेट करते हैं। इसमें 5 कमांड होती है। कौन कौन सी, सेटअप स्लाइड शो के द्वारा स्लाइड शो से संबंधित एडवांस सेटिंग की जाती है। इसके बाद हाइड की जाती, हाइड में किस स्लाइड को हमको हाइड करना है, किसको शो करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड स्लाइड शो, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। रिहर्स टाइमिंग क्या होती है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे ग्रुप में। इसका तीसरा ग्रुप है मॉनिटर। आपने अभी देखा होगा स्लाइड नंबर 15 में कि आपको तीसरा ग्रुप जो दिखाई दे रहा था वो मॉनिटर का, ये इस वाले सेक्शन में आपको मॉनिटर ग्रुप दिखाई दे रहा था। तो इसका क्या मतलब है, क्या यूज है और क्यों यहाँ पर रखा गया है, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मॉनिटर कमांड के द्वारा आमतौर पर मॉनिटर और रेजोल्यूशन से संबंधित सेटिंग की जाती है। यदि आपके कंप्यूटर पर एक से ज्यादा मॉनिटर है तब आप एक मॉनिटर पर फुल स्क्रीन स्लाइड शो देख सकते हैं तथा दूसरे मॉनिटर पर उस स्लाइड से संबंधित टाइमिंग तथा स्पीकर्स नोट्स दिखाए जाते हैं। इसे आप प्रेजेंटर व्यू के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एक से ज्यादा मॉनिटर होने चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाती है कि एक से ज्यादा मॉनिटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप स्लाइड शो के लिए रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। छोटे रेजोल्यूशन में डिटेल्स कम दिखाई देती है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं बड़े रेजोल्यूशन में स्लाइड्स की सभी डिटेल्स को देखा जा सकता है, परंतु यह छोटे रेजोल्यूशन से धीमा लोड होता है, इसकी स्पीड कम होती है। तो इस प्रकार से ये मॉनिटर ग्रुप होता है जिस पर हम अपने
अगर हमारे पास एक से ज्यादा मॉनिटर है तो उस पर हम कार्य कर सकते हैं और उसके रेजोल्यूशन को कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रिव्यू मेनू। अब इसको भी हमने क्या किया है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। 4 ग्रुप में सबसे पहले आता है हमारे पास प्रूफिंग और लैंग्वेज का ग्रुप। इस पर हमारे एमएस वर्ड सेक्शन में अंकित सर ने काफी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि हमारा प्रूफिंग ग्रुप क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, कंपेयर क्या होते हैं। तो इस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई हमें लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक्स लेके चलते हैं कि प्रूफिंग ग्रुप में मुख्य रूप से क्या क्या होता है हमारे पास। स्पेलिंग, रिसर्च, थिसॉरस, ट्रांसलेट, लैंग्वेज आदि कमांड होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कमांड इसमें कौन सा होता है, स्पेलिंग। स्पेलिंग जिसके द्वारा हम करते क्या है कि पावर पॉइंट स्लाइड में लिखे हुए कोई भी टेक्स्ट में स्पेलिंग और ग्रामर संबंधित त्रुटि हो गई मान लीजिए, उसको हम कैसे सुधारेंगे, उस पर हम सेलेक्ट करेंगे उस वर्ड को, शब्द को, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और स्पेलिंग सेक्शन में जाकर के उस पर हम क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित त्रुटियां दिखाई देने लगेंगी। जैसे अंकित सर ने बताया था कि मैंगो, उन्होंने मैंगो लिखा था, मैगी लिखा था, लेकिन उनको चाहिए क्या था, मैंगो चाहिए था। तो उस तरीके से स्पेलिंग या ग्रामर से संबंधित त्रुटियों को सही करके दिखाया था। अब इसमें एक शब्द के समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थिसारस कमांड का प्रयोग किया जाता है। आप चाहते हैं कि एक शब्द हमारे पास कोई है तो उसके हम एक से ज्यादा समानार्थी शब्द ढूंढ लें, थिसारस का प्रयोग कर देंगे, वो सर्च करके आपको दिखा देगा। फिर आप ट्रांसलेट कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आप ट्रांसलेट की मदद से, जो कमांड हमारे पास दिया हुआ है इसमें विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज आपको दिखाई देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे कई लैंग्वेज आपको दिखाई देंगे। लैंग्वेज कमांड के द्वारा उस भाषा को सेट किया जाता है जिस भाषा के लिए आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें रिव्यू मेनू में ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं कि अगर आपने अपने लेखन में, अपने राइटिंग में, अपने वर्तनी में कोई त्रुटि की है तो आप यहाँ से उसको सही कर सकते हैं, या आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा कौन सा शब्द, हमारा कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है, या हम दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने इंग्लिश में लिखा, आपको फ्रेंच भाषा चाहिए तो आप फ्रेंच में उसको आसानी से यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये फीचर्स इसमें इनबिल्ट दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं लिंक्ड वन नोट। ये एक ऐसा फीचर है कि जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, डेटाबेस है, तो इसी प्रकार से एक और फीचर्स आता है इसमें वन नोट का। वन नोट को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में ये इस पर डिस्कस किया जाएगा। वन नोट पर शायद सेशन है अगले आने वाले सेशंस में, आने वाले डेट्स में, तो उस पर चर्चा की जाएगी। तो जो वन नोट्स की हमारी फाइल होगी उसको हम डायरेक्ट ग्रुप 4 में जो आपको रिव्यू मेनू में दिख रहा है उस पर हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में और आगे जानते हैं कि आगे कौन सा मेन्यू है। आगे हमारे पास व्यू मेनू है। अब व्यू मेनू पे भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यू मेनू होता क्या क्या है। अब देखिए व्यू मेनू में हमारे पास दिख रहा है प्रेजेंटेशन व्यू, इसके बाद आपको दिख रहा है मास्टर व्यू, इसके बाद आपको दिख रहा है शो, इसके बाद आपको दिख रहा है जूम, इसके बाद आपको दिख रहा है कलर ग्रे स्केल, इसके बाद आपको दिख रहा है
विंडो, इसके बाद आपको दिख रहा है मैक्रोस। तो अब प्रेजेंटेशन व्यू क्या है? प्रेजेंटेशन व्यू जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो स्लाइड है वो किस प्रकार से दिखे, जो हमारा स्लाइड है वो किस प्रकार से दिखे, तो इसमें अलग अलग स्टाइल में देखने के लिए संबंधित कमांड्स होती हैं। इनके जरिए से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले या कहीं प्रस्तुत करने से पहले उसे MS पावर पॉइंट में ही अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू में 4 प्रकार के प्रेजेंटेशन उपलब्ध होते हैं। नॉर्मल व्यू में प्रेजेंटेशन को नॉर्मल तरीके से देखा जा सकता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड को एक साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। आप जिस भी स्लाइड को देखना चाहते हैं वो स्लाइड नॉर्मल व्यू में दिखाई देने लगेगी। नोट्स पेज व्यू में स्लाइड को नोट व्यू में दिखाया जाता है और स्लाइड शो दिखाया जाता है नॉर्मल व्यू में। अब जैसे हमको क्या चाहिए कि रीडिंग व्यू। अब रीडिंग व्यू में हमारे पास किताब जैसी जो हमारे बुक्स होते हैं उस प्रकार से हमारी स्लाइड दिखाई देने लगती है और उसमें हम मतलब जैसे किताब को पढ़ा जाता है उस प्रकार से हमारे व्यूज इस स्लाइड्स के दिखाई देने लगते हैं जैसे हम इस कमांड का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर मींस ये वाला जो ग्रुप है मास्टर व्यू वाला, इसमें ये सेक्शन हमारा महत्वपूर्ण होता है। इस सेक्शन में जैसे हम कोई कार्य करते हैं, इस सेक्शन में जैसे ही हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे समस्त स्लाइड के लिए उपयोगी होता है, इसीलिए हम मास्टर व्यू इसे कहते हैं। ये हमारा मास्टर स्लाइड होता है, मास्टर नोट्स होते हैं, इसीलिए कि जैसे हम मास्टर स्लाइड पर हम कोई भी वर्क अपना करना शुरू किए तो अप्लाई टू ऑल हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास है अगला शो, रूलर, ग्रिड लाइन और गाइड। ये ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रूलर और ग्रिड लाइन, इसमें होता क्या है कि जैसे हम रूलर या ग्रिड लाइंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो स्लाइड्स होते हैं उसके बाईं तरफ और ऊपर की तरफ हम कुछ स्पेस में 1 2 3 लाइंस दिखाई देने लगते हैं। स्लाइड्स में वो नहीं दिखाई देंगे, वो आपके स्लाइड्स के ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको दिखाई देने लगेंगे। इससे आप स्केलिंग कर सकते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो वो हमको इतना ही स्पेस चाहिए या कुछ ज्यादा या कम चाहिए। सेम थिंग्स आता है गाइड पे। अब गाइड्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड्स को क्या करेगा, 2 भागों में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देगा। और जैसे हम गाइड्स पे हमने क्लिक किया हमारा स्लाइड्स जो है 2 भागों में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, अब हम चाहते हैं कि एकदम मिडिल में ही वो आए, तो ये हमको सहायता करता है कि हम उसी के जरिए से हम जान लेते हैं कि हमारा मिडिल वाला पार्ट कौन सा है, इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, तो वहां पर हम अपने पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। या हम कोई वर्ड चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं कि बस उसकी मार्जिन इतनी हो, हम यहीं पर लिखना चाहते हैं, तो गाइड्स की मदद से हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास है जूम। अब जूम में हमने कई बार आपको बताया कि जूम से क्या होगा, हमारी स्लाइड्स जूम हो जाएगी। जूम इन भी होता है और जूम आउट भी होता है, छोटी कर सकते हैं बड़ी कर सकते हैं।
अब जूम के बगल में आपको फिट टू विंडो दिखाई दे रहा है। अब फिट टू विंडो पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमारी जो स्लाइड होगी वो विंडो के अनुसार फिट हो जाएगी अपने आप, उसमें आपको स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद में आता है कलर ग्रे स्केल। अब कलर ग्रे स्केल में आपको दिख रहे हैं 3 कमांड ऊपर से नीचे की तरफ, कलर, ग्रे स्केल्स और ब्लैक एंड व्हाइट। अब कलर्स, इस ग्रुप का उपयोग प्रेजेंटेशन के कलर में देखना है या फिर उसे ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में आप देखना चाहते हैं। यदि आप प्रेजेंटेशन को कलर में देखना चाहते हैं तो कलर कमांड का इस्तेमाल करें। आप प्रेजेंटेशन को कलर में नहीं देखना चाहते हैं तो आप ग्रे स्केल कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है विंडो। यदि आप एक बार में एक से ज्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर कार्य करते हैं तो विंडो ग्रुप आपके लिए ही बना हुआ है। इसके द्वारा आप ओपन पावर पॉइंट विंडोज को नियंत्रण करते हैं। आप एक प्रेजेंटेशन में काम करते हुए ही दूसरे विंडो में जा सकते हैं और यही से आप किसी अन्य प्रेजेंटेशन में जा सकते हैं या फिर 2 प्रेजेंटेशन को एक साथ एक डेस्कटॉप पर दिखा सकते हैं या उस पर वर्क कर सकते हैं। ये विंडोज का फीचर्स है। आप यहां से स्विच विंडो कर सकते हैं, अरेंज ऑल कर सकते हैं, कैस्केड कर सकते हैं, मूव और मूव स्प्लिट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको विंडो में दिए गए हैं। अब यहाँ से हम अपने दूसरे सेशन की तरफ चलेंगे और प्रैक्टिकल सेशन में हमारे फिरोज सर द्वारा प्रैक्टिकली करके आपको सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपको डिस्कस की गई हैं उस पर चर्चा करेंगे हमारे फिरोज सर, जो बुलंदशहर से हैं, और एक एक चीजों को बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस टैब में, किस रिबन में कौन सा टूल स्लाइड्स पे उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्लाइड्स में ट्रांजिशन, एनिमेशन, इंसर्ट, मीडिया, जितनी भी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी हैं उन सब चीजों को बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Anil sir. हेलो हेलो। हाँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी फिरोज सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। क्या मेरी जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रही है? सर आपका टीम्स का विंडो विजिबल है? शो हो रहा है? Yes, desktop is visible now. Yes sir, sure. ओके। तो सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरे साथी नितिन ने आपको थ्योरिकल बताया और ये बहुत अच्छा था। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली ले लेते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी हो सके आपको सरल भाषा में मैं यह बात आप तक पहुंचाऊं ताकि आप भी अपने स्कूल में अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी पीपीटी आप आसानी से बना सके। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सरल सुलभ भाषा में मैं आपको ये बताऊं और ये करके दिखाऊं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जैसे कि आज का हमारा जो विषय है वो है पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट में आपको ये बताएंगे कि आप इसको शुरू से बिल्कुल कैसे स्टार्ट करें। तो हो सकता है हमारे कुछ साथी लैपटॉप पर हों और कुछ हमारे मोबाइल्स पर हों। तो जो मोबाइल्स पर हमारे फ्रेंड्स हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो हमारे साथी लैपटॉप पर हों वो करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि बिल्कुल एक गोल गोल आपको जो है रिंग नजर आ रहा है येलो कलर का। ठीक है सर। तो ये येलो कलर का जो रिंग है अब इसे हम और हम नए सिरे से यहाँ अपनी ओरिजिनल विंडो को देख रहे हैं। यहाँ चाहे आपके विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो आपकी 10 हो, कोई भी विंडो आपका जो स्टार्ट मेनू है, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो नॉर्मली आपके जो है मेनू बार खुल के आ जाता है। उसमें जो बहुत सारी क्या कहते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं और यहाँ पर एक सर्च का भी आपका ऑप्शन होता है।
तो इस सर्च में अगर आप पावर पॉइंट या किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का कोई भी टाइटल लिखते हैं तो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है पावर पॉइंट का, मैंने PO ही दबाया तो ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पर जब हम खुलकर देखते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इन ऑप्शन में आप कोई सी भी थीम ले सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल फ्रेश तरीके से बनाना है तो हम जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है इसको क्लिक कर लेते हैं। हमारे क्लिक का जो आशय है वो हमारा जो माउस है उस माउस के लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्विच होता है वो फिंगर से 2 बार दबाने से होता है। अगर आप 1 टाइम दबाते हैं तो कोई भी चीज सिलेक्ट होती है और 2 बार दबाएंगे तो वो खुल जाएगी। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो सामने एक बिल्कुल व्हाइट पेपर है, ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू सबटाइटल। बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही सब कुछ है। यहाँ पर आज का जो हम टाइटल लेते हैं वो सिंपल सा लेते हैं, बहुत ही मतलब बेसिक चीजें बतानी, बिल्कुल ABC से बताते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट को ABC पर ही ले जाते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट का नेम है वो है अल्फाबेट। ये हमने प्रोजेक्ट बनाया अल्फाबेट, और इस पर जो हमें सबटाइटल लेना है वो हम ले लेते हैं बहुत ही सिंपल सा A। यहाँ मेरा आशय यह है कि आप A लिखें या बहुत लंबी चौड़ी लाइनिंग लिख लें, लेकिन प्रोसेस यही है। नितिन सर जब बता रहे थे तो वो स्टार्टिंग्स में फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइनिंग स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में जब हम लोग किसी PPT को बना रहे होते हैं तो हम टूल्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो सबसे पहले यह है कि ये छोटा सा A और अल्फाबेट जो शब्द है हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मेट लेते हैं। इसको ये जो है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जब भी मैं किसी चीज को यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसको हम दबा लेते हैं अपनी फर्स्ट फिंगर से, अपने राइट हैंड साइड की फर्स्ट फिंगर से दबा लेते हैं। जो प्लस का निशान आ जाता है इसको ऐसे बाय बाय कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ सेंटर में लिया है। सेंटर लेने के बाद आप देखेंगे ड्राइंग टूल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट पिक्चर्स हो या आपके कोई भी टेक्स्ट हो, ये फॉर्मेट सभी में इस्तेमाल होता है और PPT में इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें हम 2 फॉर्मेट देख रहे हैं। एक साइड में आपके चौकोर शेप बनी हुई जिसमें ABC लिखा हुआ है, और जो दूसरी साइड है इसमें आपके टेक्स्ट A के रूप में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सिंपल आपका होता है तो आप यहाँ से कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। पीछे ये जो होता है आपका दूसरी साइड में, जो ये पीछे की जो आपके शेप है, शेप स्टाइल है, ये इसके लिए होता है। आप इसको मनचाहे कलर दे सकते हैं। इसकी जो बाउंड्री है, आउटलाइन है, इसको भी आप मनचाहा कलर दे सकते हैं। दोनों की डिजाइनिंग सेम है, आपकी शेप स्टाइल की भी और वर्ड आर्ट स्टाइल की भी। इसमें जो आपकी शेप फोटो लाइन है, आपने इसको खोला, इसमें आपके बहुत सारे मोर कलर्स भी हैं, आप कोई सा भी कलर्स ले सकते हैं अपना मनपसंद। इसमें जो लाइनिंग है उसकी साइज को भी आप जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हमने लाइन को काफी मोटा कर दिया, लेकिन बेहतर ये है कि मैं इसको जो है यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको नो फिल कर देंगे तो कलर ही गायब। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, देखो एक के ऊपर आ गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट कलर नहीं है इसमें। और अगर हम आउटलाइन को भी नो लाइन कर दें तो ये भी गायब हो जाएगा। इसी तरीके से जो अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ, इसमें आप मनचाहा कोई भी कलर भर सकते हैं। आप इसकी आउटलाइन जो है इसको भी कोई भी कलर दे सकते हैं, और इसको कोई भी आप साइज भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो होम पेज है, उस होम पेज में हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। तो अगर हमें अल्फाबेट बनाना है बच्चों के लिए तो जो कॉमिक होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे इसी में ही ले जाने की कोशिश करूंगा। ये रहा। अब इसमें आप देख लेंगे कि काफी ग्रीन कलर हो गया है, तो हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लिखा है टेक्स्ट इफेक्ट। इसमें आप चाहें तो इस अल्फाबेट की आप जो है कोई भी शेडो दे सकते हैं,
इसी टेस्ट इफेक्ट में आप जो है इसका रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ जो एक ग्लो है ये बहुत काम की चीज है। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे का बैकग्राउंड जो है आपका व्हाइट है और इत्तेफाक से टेक्स्ट में भी आपका व्हाइट कलर बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्लो से क्या होता है कि वो टेक्स्ट ना थोड़ा सा उभर के आ जाता है। तो पिक्चर्स में भी आप यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, शेप स्टाइल में भी यूज कर सकते हैं। ये सभी में लगभग एक जैसा है। इसके अलावा देखिए जितने भी ये आपके क्या कहते हैं टूल बॉक्स बने हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहा है इंसर्ट शेप, और क्या कहते हैं आपके जो है शेप स्टाइल, और भी जो भी चीज आप देख रहे हैं, इसके कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो बना हुआ था है डाउन शेप में। इसको आप जैसे ही खोलेंगे तो देखो ये बिल्कुल खुल के आ जाता है। जहां बहुत बारीकी से काम कर लेते हैं यहाँ बहुत छोटा छोटा दिखता है, यहाँ तो बिल्कुल खुल के आ जाता है बहुत डीप तरीके से। जिस फॉर्मेट को खोला तो इसकी पूरी चार्ट दिख गई। अब मुझे मान लो अल्फाबेट को जो है अपना थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन बनाना है, गोल फ्रेम बनाना है। अगर आपको इसका छोटा बड़ा साइज करना है तो आपको होम पेज पे ही जाना पड़ेगा, जैसे कि आपको वर्ड एक्सेल में आता है बिल्कुल सेम। इसको हमने कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेना ताकि स्पेस रहे, और इसे हमने अल्फाबेट को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर इस अल्फाबेट में अगर आप चाहें तो फिल करने में यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं। सॉलिड कलर आप दे सकते हैं तो एक जैसा सिंपल कलर आएगा। मान लो हमने यहाँ ब्लैक कर दिया। यहाँ फॉर्मेट में हम क्योंकि टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हम जो है टेक्स्ट पे ही चलें। तो यहाँ पर बहुत सारे हम वर्किंग कर सकते हैं। जैसे अब फिल कलर है, इसमें फिल कलर में मैं ये ऑप्शन बताना चाह रहा था वहां आपको कि अगर आप इसमें चाहें तो आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट के अंदर भी पिक्चर्स। शेप के अंदर तो आप पिक्चर्स डाल ही सकते हैं, आप टेक्स्ट के अंदर भी पिक्चर्स डाल सकते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने एक कोई सी भी एक पिक्चर टेक्स्ट के अंदर सेलेक्ट की जो मतलब बेहद खूबसूरत लगे। आप उसको जैसे ही हमने दबाया तो उसमें जो ऑप्शन पूछता है कि भी किस जगह आपका फोल्डर रखा है, तो बेहतर ये होता है कि जो भी हमें बनाना हो वो फोल्डर आप जो है पहले अपना जो मटेरियल वो एक ही फोल्डर में रखे। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये पीछे आ गया है। बैकग्राउंड को मैं जो इसका ग्लो है इसको हम चाहें तो इसे हटा सकते हैं, इसे मैंने नो ग्लो कर दिया है। और यहाँ से जो इसकी शेडो है, इस शेडो को भी हम दोबारा हटा सकते हैं। मैंने इसकी शेडो को भी हटा दिया है, रिफ्लेक्शन को भी हटा दिया है। अब सिंपल मैंने अल्फाबेट बना लिया इसको। अब वैसे तो इस ए को भी हम सेम ये करेंगे तो इसमें हमारा बहुत सारा टाइम लग सकता है, तो इसलिए इसे बेहतर है कि हम डिलीट कर दें। यहाँ पे कॉपी पेस्ट का बहुत जबरदस्त खेल होता है ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। तो यहाँ हमने इसको कॉपी किया और यहाँ के इसको पेस्ट कर दिया दोबारा से, और इसमें सिर्फ हमने अब छोड़ दिया यहाँ पर अपना ए, ताकि हम अपना जो है टाइम बचा सकें। ये हमने अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है कि सिर्फ सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया है। अब इसका साइज क्योंकि हमें यही दिखाना है तो इसका साइज थोड़ा सा हम जो है बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप खोल के तो 96 तक साइज लिखा हुआ है, लेकिन रियल में क्या है कि इसका साइज आप बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो कम से कम साइज अगर हम कोई प्रोजेक्ट, ये हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमको कितनी रिक्वायरमेंट है। मैंने ए को इतना बड़ा बना दिया है। तो यहाँ तक काफी हद तक हम अपना काम जो है कर चुके हैं। यहाँ पर हमने जो है अपना जो टाइटल बना लिया है, और क्या कहते हैं हमने जो है इसमें सबटाइटल अपना लिख लिया है। अब इसमें एक जरूरत ये होती है कि जब भी आप क्या कहते हैं अपना टाइटल बनाएंगे, उसके बाद उसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए जो पीपीटी का मेन पर्पज है वो है कि उसमें आप फोटोज डालें, वीडियोस डालें। तो इसमें सबसे ज्यादा जो काम होता है वो इंसर्ट मेनू में ही होता है। सबसे ज्यादा काम देखिए यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स का भी ऑप्शन है। जैसे मान लो आप अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं, किसी अलग अलग पॉइंट्स पे थ्योरी दे रहे हैं, तो आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपका नया टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इंसर्ट में जाके आप जितना क्लिक करेंगे उतने आपके टेक्स्ट बॉक्स बनते चले जाएंगे।
लेकिन हमें करना क्या चाहिए कि हम शुरुआत में एक ही चीज पर अपना सब कुछ डिजाइन वगैरह सेट कर लेना चाहिए, ताकि जितनी आगे की थ्योरी लिखें वो सब उसी सेम डिजाइन में हो, अलग अलग ना हो, वरना हर स्लाइड में आपको जो है बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है। यहाँ पर अब हम इंसर्ट में जाके जाते हैं पिक्चर्स ऑप्शन में। पिक्चर ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो दिस डिवाइस और एक ऑनलाइन पिक्चर। जैसे ही हम ऑनलाइन पिक्चर पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, गूगल से कोई भी आप पिक्चर्स लोगो कोई भी चीज उठाइए और डायरेक्ट उसमें जो डाल दीजिए, ठीक है ना। तो ऑनलाइन पिक्चर्स में से कोई भी जो भी चीज है आप ऑनलाइन में से सिलेक्ट कर सकते हैं और डाल सकते हैं। लेकिन समय बचाने के लिए बेहतर ऑप्शन ये होता है कि जितनी भी चीजें आपको लेनी है तो अपने कैमरे से पहले खींच लीजिए, उनको एडिट कर लीजिए, या फिर अपनी वीडियो जो भी है इसमें डालनी है वो वीडियो आप पहले से बना लीजिए, GIF फाइल बनानी है वो पहले से बना लीजिए, या फिर अगर आपको अपने इंटरनेट से भी लेना है तो आप इंटरनेट से पहले ही ले सकते हैं। मैंने ये समय बचाने के लिए पहले इंटरनेट से सब कुछ ले रखा है। तो क्योंकि इसमें एक बात और है, जैसे ही आप क्या कहते हैं अपने डिवाइस में जाएंगे तो डिवाइस बार बार उसी जगह जाएगी जो आपने लास्ट ऑप्शन खोला था। तो ये फोल्डर में चला गया, तो मैंने ए फॉर एप्पल लिया, तो यहाँ पर मैंने एप्पल ले आया। इस एप्पल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट लेते हैं, फिर पिक्चर्स लेते हैं, टेक्स्ट को डिजाइन करते हैं और पिक्चर को डिजाइन करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पर पिक्चर को डिजाइन नहीं करेंगे। यहाँ भले ही मैंने एक एप्पल की पिक्चर लगा रखी हो, इसकी जगह आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री के ऊपर या साइंस के ऊपर कोई टॉपिक बनाए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई केमिकल प्रोसेस का फोटो होता। लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए बहुत लाइट प्रोसेस से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पीपीटी। अब इसके बाद हम इसका पेज मेकिंग करते हैं, इसकी डिजाइनिंग करते हैं कि हम पेज मेकिंग कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को लेते हैं, क्योंकि हम ये SCERT लखनऊ के सौजन्य से दे रहे हैं, तो मैं इसमें SCERT लखनऊ का ही बैकग्राउंड देना चाहूंगा। उसके लिए आप लोग राइट क्लिक कीजिए, राइट हैंड में राइट साइड में जो स्विच होता है उसको आप क्लिक करेंगे। उसको आप जब सबसे नीचे देखेंगे न्यू कमेंट से जस्ट ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेट बैकग्राउंड। आप लोग इस फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम ऐसी है जैसे आपने टेक्स्ट में किया, जैसे आप अपनी टेम्पलेट में कर रहे थे, बिल्कुल ये सब कुछ हूबहू ऐसा ही है। तो आपने क्या कहते हैं इसमें पिक्चर्स में गए। पिक्चर्स में बहुत सारी पिक्चर्स जो होती हैं ऑलरेडी हमारे इसमें होती हैं पावर पॉइंट में। हमने इंसर्ट किया ऑनलाइन फॉर्म फाइल, बिल्कुल हूबहू ऐसा था जैसे ऊपर इंसर्ट में था। फॉर्म फाइल में गए और हमने यहाँ पर अपना SCERT के लोगो को टच कर लिया। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से था, बस ऑप्शन ये है कि हमने बैकग्राउंड के ऑप्शन से अंदर गए हैं, वहां इमेज डालने के लिए इमेज पिक्चर के ऑप्शन से अंदर गए थे। लेकिन ये बिल्कुल सेम प्रोसेस में पूछता है कि ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको डाल दिया। तो ये हो गया हमारा ए। इस ए में हम देख रहे हैं कि पीछे का व्हाइट ये घेर रहा है, तो इसको नो फिल हमें कर देना चाहिए। तो इसमें टेक्स्ट नो फिल हो गया है। शेप में नो फिल हम करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम चाहें तो इसे डिलीट करके दोबारा से हम बना सकते हैं। इसके लिए होम में जाएंगे, इसमें टेक्स्ट लिया हमने, यहाँ पर आपने लिखा ए और ए लिखने के बाद इस ए के साइज को हम बड़ा करके चले गए। और ए के साइज को बड़ा करने के बाद इसमें हमने जो है पिक्चर्स डाली। इसके आउटलाइन को ग्रीन किया, साइज को थोड़ा सा बढ़ा लिया।
तो ये 8 फॉर पहला गया। क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हम फास्ट चल रहे हैं, जो भी पॉइंट्स छूट रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं तो कल वो हम आपको फिर से भी बताएंगे। इसमें बैकग्राउंड हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम एनिमेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन एनिमेशन से पहले इसमें हमें जो है SCERT का कोई लोगो लगाना है, तो हम SCERT का इसमें लोगो भी लगा देते हैं। ये थोड़ा वाटर मार्किंग में है लोगो, यहाँ पर मेरे पास अभी करंटली मौजूद है, हमने लोगो लगा दिया। अब इसमें आप ऐसे नीचे हम कुछ और भी देना चाहे तो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर काफी हद तक हमारा जो है तैयार हो चुका है और हमारे पास सिर्फ अभी समय कम है, इसलिए हम बैकग्राउंड साउंड आ रहा है कृपया से। फिरोज सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट। क्या दिखाई दे रहा है सब? हेलो सर, इट विल लोड। तो हो रहा है क्या? नहीं सर, अभी तक। हेलो हेलो। हेलो नो सर, नो। हेलो हेलो सर, आई थिंक आपके नेटवर्क इशू है। हेलो। फिरोज सर ने अभी हम लोग को बताया था कि कुछ वर्क करना कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। हम इसको यहाँ से सब रिमूव कर देते हैं। वेट, अब जैसे फिरोज सर ने अभी डिस्कस किया था कुछ कि हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, क्या करेंगे, कोई अल्फाबेट कैसे लिखते हैं, कोई टॉपिक कैसे लिखते हैं। अब जैसे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, वहीं से फिर से शुरू करते हैं। थोड़ा सा कुछ उनके नेटवर्क इशू आ रहे हैं, इसलिए जो है वो कैरी नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हमने कुछ भी लिखा, जैसे एनिमेशन लगाना हुआ या एक एक टैब के बारे में हम लोग जानकारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे SCERT, हमने SCERT लिखा। अब SCERT, अब हम अपना लेआउट बना रहे हैं, हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। एक लेआउट पे हमने ब्लैंक लेआउट ले लिया है। अब हम अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई एक टॉपिक है, कोई एक टाइटल है, उस पर हमको अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया यहाँ से। अब टेक्स्ट बॉक्स में हमको क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि बिना टेक्स्ट बॉक्स से हम टेक्स्ट शायद ना लिख पाए। तो अब इसमें होता क्या है, कुछ तो पहले से जैसे हम ब्लैंक लिए हैं, अगर हम दूसरा कोई स्लाइड लेते हैं उसमें हमारे पास ये कई प्रकार के जैसे टाइटल, कंटेंट, इसमें पहले से कुछ सेक्शन दिए होते हैं, इसमें टेक्स्ट बॉक्स पहले से दिया होता है, तो हमने ब्लैंक लिया। अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसकी हम पहले होम पे बात कर लेते हैं कि होम टैब जो हमारा है, होम मेनू हमारा है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम क्या क्या वर्क इस पे कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं उस समय हमको ये परेशानी होती है कि हम केवल एक टैब से काम नहीं कर पाएंगे, हमको तो सारे टैब को यूज करना है ना। तो उस तरीके से हम लोग कार्य करके दिखाएंगे। अब जैसे इसकी हम साइज बदलना चाह रहे हैं, तो साइज में हमारे अंकित सर ने पहले ही बताया कि साइज वगैरह कैसे बदली जा सकती है, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से पूरी तरीके से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ से इसकी साइज वगैरह सब बढ़ा सकते हैं। अब जैसे हमने साइज बढ़ाया, इसका हम बॉक्स की साइज भी बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास कुछ बढ़ के आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ एनिमेशन वगैरह, कुछ शेप वगैरह, कुछ इसका वर्ड आर्ट वगैरह। यस मैम, यस मैम। सर, इसको यहीं पर हम लोग आज फिनिश करते हैं और मैं इट्स ओवर टू यू।
कि इसको थोड़ा सा बाइंड अप कर लीजिए जल्दी, और हम लोग जहाँ पर छूटेगा वहीं से हमारा सेम Okay. सेशन स्टार्ट होगा. वी विल कंटिन्यू Okay. टुमारो. सो हेलो Okay. प्लीज Okay. Okay. हेलो Okay. फिरोज सर, वी आर जस्ट कैन आई वाइंडिंग अप. तो अब आपको हम कल अपने साथ लेंगे. तो Okay. आपका स्वागत है, बट नितिन सर विल फिनिश इट नाउ. या ओके 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 तो आज के सेशन में थोड़ी सी नेटवर्क इशू होने के कारण हमें लग रहा है फिरोज सर जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हमारे पास कल का भी सेशन है और हम चाहेंगे कि जो है उसमें हम लोग कुछ और सीखें और हम एडवांस वर्जन में सीखने की कोशिश करेंगे. एडवांस वर्जन के लिए हमारे फिरोज सर काफी अच्छी तरीके से उस पर प्रैक्टिकल सेशन लेंगे और हम आशा करते हैं कि वो पूरी तरीके से नेटवर्क एरिया में रहें और अपना स्क्रीन शेयर कर पाएं. और कल के लिए सेशन के लिए आपके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए. अभी हमारा प्रैक्टिकल सेशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी स्लाइड में हाइपरलिंक्स का प्रयोग कैसे करते हैं, किसी भी स्लाइड्स में अल्फाबेट के जरिए से हम एनिमेशन कैसे करते हैं, कंटेंट में एनिमेशन कैसे लगाएंगे और एनिमेशन पर एनिमेशन कैसे लगाएंगे, मींस मल्टीपल एनिमेशन हम कैसे उस पर लगाएंगे, इसकी भी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे कल के सेशन में. और आगे हम ये भी सीखेंगे कि इसमें इसका बैकग्राउंड किसी भी पिक्चर का हम कैसे रिमूव करेंगे या उसमें बैकग्राउंड व्हाइट या कलर्ड कैसे करेंगे. रिमूव करना भी है, लगाना भी है. और इसमें हम कमेंट बॉक्स का यूज कैसे करेंगे, हम एडवांस एनिमेशन में टाइमिंग कैसे रीसेट करेंगे, हम किसी चीज पर किसी कंटेंट पर ऑब्जेक्ट पर जूम इन जूम आउट कैसे यूज करेंगे. तो इन सब के लिए आपको कल का सेशन जरूर अटेंड करना है और जानना है कि ये प्रैक्टिकल सेशन हमारा थ्योरी वाला सेशन हुआ उसी प्रकार से हम कैसे सीखें कि हम प्रैक्टिकली सारी चीजों को सीख जाएं. ये इतनी बड़ी चीज है कि हम 1 घंटे में इसको सीख नहीं सकते हैं, परंतु हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें. जितना भी सिखाया जाए, जितना भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है बताया जाए, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और हम ऑटोमेटिक अपने आप सारी चीजें सीखने लगेंगे. इसी के साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर और निशा मैम को हैंड ओवर करते हैं. निशा मैम, थैंक यू टू ऑल. निशा मैम. थैंक यू नितिन सर, थैंक यू फिरोज सर. आज के सेशन के लिए हम सेशन को वाइंड अप करते हैं. कल फिर से हम 10:50 AM पे स्टार्ट करेंगे. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मैम. थैंक यू